अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान में शायद ही कोई सियासी जमात होगी या ऐसा वर्कर होगा जो उसको डिफेंड कर सके खुलेआम। 9 मई एक गलत सियासी सोच का नतीजा था और जिस तरह की पोलराइजेशन मुल्क में डेवलप हो चुकी थी, उसके बाद ये एक हादसा कहना चाहिए इसको, जिसको दुरुस्त तरीके से यौम स्याह कहा गया। लेकिन उसके अंदर जिन पोलिटिकल वर्कर्स को पकड़ लिया गया, ये 2 कैटेगरीज़ में तकसीम कर लेते हैं। एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली तोड़ फोड़ की या जलाओ घिराव किया, कुछ जहाज़ों के ऊपर चढ़कर आग लगा दी, जिना हाउस के अंदर चले गए, वहाँ तोड़ फोड़ की, वहाँ से वो वर्दी किसी ने उठा ली। वो वाली कैटेगरी तो वो है जिसको सज़ा के अमल से गुजरना पड़ेगा, और वो पाकिस्तान में अदालती निज़ाम के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि उन लोगों को सज़ा दे सकते। दूसरे वो लोग हैं जो नारेबाजी में पॉलिटिकल वर्कर्स थे, एक रैली जा रही है उसमें नारेबाजी की और उसके अंदर चले गए। लेकिन क्या इन सारे लोगों का फ़ैसला किसी फ़ौजी अदालत में होना चाहिए या सिविलियन कोर्ट्स में होना चाहिए? और कितने ऐसे हैं जिनको वाकई सज़ा के अमल से गुजरना है और बाकी ऐसे होंगे कि शायद जिनको सिर्फ सरजनिश करके छोड़ना हो? सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है और एक फंडामेंटल क्वेश्चन जो आज सामने आया, उन्होंने कहा कि 9 मई के कितने लोग मिलिट्री कोर्ट्स में बेकसूर निकले। अब इस सवाल का जवाब आज अदालत को नहीं दिया गया। 28 को अगली पेशी है, आई होप कि उसमें क्लियरली बताया जाएगा। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको लंबे अरसे की सज़ा होनी है, क्योंकि 8-10 महीने से सारे लोगों ने अगर जेल काट ली है, तो आज अदालत ने कहा कि अगर किसी की सज़ा ही 6 माह थी तो उसको 1 साल तो अंदर नहीं रख सकते। तो ये दुरुस्त सवालात हैं, इसका जवाब आना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स शायद डेमोक्रेसी के अंदर कहीं पे भी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती। सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि इन जितने भी ऐसे केसेस हैं, इसमें सज़ा के अमल से जिसने गुजरना है उसको सज़ा के अमल से गुजारे, जिसने रिहा होना है उसको रिहा करे। क्योंकि किसी ऐसे इनोसेंट को आप जेल में बंद नहीं कर सकते सियासी बुनियादों के ऊपर जिसका कसूर ना हो। जिसका कसूर हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और शफाफियत से मिलनी चाहिए। किसी मुल्क में भी किसी अदारे के ऊपर हमलावर हो जाना वो दुरुस्त फ़ैसला नहीं होता, गलत सियासी सोच है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में PMLN ने स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बड़ा फेमस वाक़या 90s का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसको कभी डिफेंड नहीं कर सकती। इसी तरीके से 9 मई में जो कुछ हुआ, 200 मुकामात के ऊपर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, जिसमें ISI के ऑफिसेज़ भी थे, एयर बेसेस अटैक हुई, हेडक्वार्टर्स अटैक हुए, GH के ऊपर हमला हुआ। इसको भी कभी कोई सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कभी इसका दिफा नहीं कर सकेगी। तो हमें इसका एक सियासी तस्फिया चाहिए ताकि मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़ज़ा है उससे पाकिस्तान को आगे निकाल सकें। इस लड़ाई में हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को आगे ले जाने में कामयाब नहीं हो सकते। तो आज के प्रोग्राम में ये एक बुनियादी सवाल होगा। बाकी भी मौज़ूआत के ऊपर पंजाब से फॉरवर्ड ब्लॉक की बहुत खबरें आ रही हैं। सेनेट इलेक्शन होने हैं, तो ऐसे सेनेट इलेक्शन में पाकिस्तान में पैसा बहुत चलता है और बड़ा मौजू मौका होता है कि आपने जितने घोड़े ख़रीदने हैं ख़रीद लें। तो दोबारा खबरें चल रही हैं कि PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक पंजाब के अंदर मार्ज वजूद में आ गया। उसमें कितनी सदाकत है और कितने लोग टूटे हैं उस पर भी बात करेंगे। जो शुरका है आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ज़ैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, अज़मा बुखारी हैं वज़ीर इत्तलात पंजाब, और इमरान इस्माइल साहब हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा। अज़मा, पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। 9 मई के अंदर जो लोग तो बराह रास्त मुलव्वस है तोड़ फोड़ में, उनको तो यकीनन सबको कहना चाहिए कि सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल वर्कर्स थे, वो रैली का हिस्सा बन के वहाँ तक गए हैं, क्या उनके साथ कुछ अलहदा सलूक होना चाहिए, कोई तखसीस होनी चाहिए, या सारों को एक ही चक्की से गुजारा जाए? और क्या फ़ौजी अदालतें ही सज़ा दें या रेगुलर सिविलियन कोर्ट सज़ा दें? दोनों का जवाब चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो जिसका जितना जुर्म होता है ज़ाहिर है उसको उतनी ही सज़ा दी जाती है और दी जानी चाहिए। और ये जो फ़ौजदारी कानून है उसका ये बाकायदा तौर पर एक कंपोनेंट है कि फ़ौजदारी कानून में हर एक के एक्ट के मुताबिक उसको सज़ा मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से एक तरफ तो कहा जाता है कि जी बड़ा गलत वाक़या हुआ, बहुत वो हुआ, दूसरी तरफ ना कोई एतराफ़ करता है अपने इतने इतने बड़े लीडरान की ऑडियो टेप्स की मौजूदगी में, उनके वहाँ पर मॉब को ले जाने की शवाहिद के बावजूद, उनके पूरे रिकॉर्ड के बावजूद जो है वो फिर भी कहा जाता है ये वाला कमीशन बना दे, वो वाला कमीशन बना दे। ना आज तक किसी ने एतराफ़ किया है, ना कोई अपनी तस्हीह करना चाहता है। तो उसके बाद अब ये जो तर्ज़ अमल है ये आपके सामने है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कहाँ उनके ट्रायल होने चाहिए, देखिए जो मिलिट्री कोर्ट्स है या मिलिट्री एक्ट जो है वो बड़ा वाज़िया है इस हवाले से कि जहाँ पर आप उनकी प्रेमिसेस में देखिए, अगर मियाँ वाली एयरबेस के अंदर कोई घुसा है, अगर GHQ के अंदर रावलपिंडी के अंदर कोई घुसा है, अगर जो है वो इन्होंने जाकर अंदर आगे लगाई हैं और फसाद किया है, तो वहाँ पर लैंड रेवेन्यू एक्ट तो नहीं लगेगा ना मलिक साहब। वहाँ पर ये एक्ट बना ही इसलिए है कि जो उनकी प्रेमिसेस के अंदर जाकर जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए होगा। और ये बाय द वे जो इमरान खान साहब
की अपनी हुकूमत है, उसके दौरान भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर लोगों के ट्रायल होते रहे हैं। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है जी फैसला, वो जो भी हुक्म फरमाएंगे ज़ाहिर है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1 साल होने को आया है, अभी तक ना किसी ने इस वाक़े की उस तरह से मजम्मत की है जिस तरह से होनी चाहिए, ना किसी ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया। मुझे ये बताइए, मुराद सईद की एक ऑडियो बड़ी ज़बान ज़देआम है ना, वो आपने भी सुनी हुई है, मैंने भी सुनी हुई है। वो कह रहा है आपको जगह बताई गई है, बस आपने वहाँ जाना है और आपने जो है वो यलगार कर देनी है। उसके बाद मुराद सईद साहब को जो है वो एमएनए का टिकट देना, और अब बाय द वे मज़े की बात है माशाल्लाह वो इश्तिहारी भी हैं और उनको आज सेनेट के लिए भी जो है उनको अहल करार दे दिया गया है, वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये आप देख लें, गंडापुर साहब जो है जो बाकायदा तौर पर गुलेलें भी इकट्ठी कर रहे थे, गन्ने भी इकट्ठी कर रहे थे, और वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह जो है वो चुन चुन के उन लोगों को जो 9 मई के वाक़यात के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, उनके खिलाफ एविडेंस है, उनको बार बार चुन चुन के सामने लाया जा रहा है, उनको फेस बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये है हमारे लोग, हमने इनके साथ खड़े होना है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना, यजीद से भी मरासम होंगे, हुसैन से भी ताल्लुक़ रखेंगे, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, आप क्या कहेंगे 9 मई के ऊपर जिन लोगों को पकड़ा गया है, फौजी अदालतें सजा दें या सिविलियन कोर्ट्स में मुकदमा चले? नदीम साहब मेरे से बात करें? जी सर, आपसे पूछ रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये आपको बताऊं कि 9 मई का जो वाक़या था उसकी भरपूर मजम्मत हर पाकिस्तानी ने की, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरों ने भी उसकी मजम्मत की और डिमांड भी की साथ में कि जी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करना जो है वो हुकूमती इदारों का काम है, ज़ाहिर है कि वो इंक्वायरी करेंगे। ये जो मेरी बहन कह रही है कि अब तक कोई सामने नहीं आया जिसने आके कहा हो कि मैंने किया, तो वो किसने सामने आके कहना है कि मैंने किया? उसका तो ट्रायल उस वक्त मुमकिन होगा कि जिस वक्त पहले हम अपनी तहकीकात को मुकम्मल कर लें और उसके बाद उसका ट्रायल करें। जिसका फ़ौजी अदालत में बनता है फ़ौजी अदालत में करें, जिसका सिविलियन में बनता है सिविलियन में करें। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं, ख्वाह वो ISI हो, पाकिस्तान आर्मी हो या और दूसरी अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हों, वो सारे के सारे इदारों की पूरा पाकिस्तान बड़े दिल से कदर करता है और उसकी एक ख़ास अहमियत उनके दिलों में है मौजूद, और कोई भी इससे इनकारी नहीं है। और ये भी एक हकीकत है कि जो भी हुकूमत आती है, वो मैं तो जब से होश संभाला है जब से देख रहा हूँ, जो भी हुकूमत आती है वो अपनी हुकूमत को चलाने के लिए अफवाज पाकिस्तान की तरफ, इदारों की तरफ देखती है और उनकी मदद चाहती है। और बड़ी खुशाइन बात होती है कि अगर कोई हुकूमत को उसके इदारे सपोर्ट करें और उस हुकूमत को मजबूती दें, तो वो बड़ी खुशाइन बात है। ख़ुद इमरान खान साहब 12 ये बात कह चुके हैं कि जी हम एक पेज पर हैं, और जो ऑपोजिशन में होता है वो इमरान इस्माइल साहब, क्या आप खुद ज़ाती तौर पर इमरान इस्माइल खुद 9 मई को यौम स्याह समझते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं? मैं बिल्कुल यौम स्याह समझता हूँ, मजम्मत करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बिल्कुल वो एक गलत चीज़ थी जो हुई इस मुल्क के अंदर, और उसकी भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो शोएब शाहीन साहब बैठे हैं यहाँ पर, वो भी इसकी मजम्मत करेंगे। इसमें कोई भी मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो कहे कि नहीं जी मैं ज़ैन कुरैशी साहब बैठे हैं तो वो भी मजम्मत करेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स इस चीज़ को एंडोर्स करता है कि जी बड़ा अच्छा काम हुआ और ये दोबारा होना चाहिए या ऐसी कोई चीज़ पाकिस्तान के अंदर वजूद में रहनी चाहिए। मैं आपसे अर्ज़ ये कर रहा था कि जो हुकूमत होती है वो इदारों की तरफ देखती है कि वो उनको मजबूत करें, और जो अपोजिशन होती है वो उन्हीं इदारों को जो पिछली हुकूमत में चल कर आए थे उनको क्रिटिसाइज़ करती है। तो हम एज सियासतदान, अगर हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, हम अपना काम खुद करें, ना कि हम अपने काम इदारों से करवाएं और फिर अपना मलबा सारा इदारों के ऊपर डालें, फिर कभी अच्छा कभी बुरा उनको इल्काबात से नवाजें। मेरा ख्याल है कि हमें खुद एज सियासतदान, अब पाकिस्तान जो है वो 100 साल का होने को चला है, तो हमें अब होश आ जानी चाहिए कि हम अपने जो इदारे हैं उनको हम सियासत में ना घसीटें और हम अपना काम खुद करें और इदारे अपना काम खुद करें। बिल्कुल सही। ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे 2 बातें पूछनी है। एक तो मजम्मत वाला सवाल पूछना है आपसे, और दूसरा आपके ऊपर जो खुद 9 मई के मुकदमात हैं उनकी तफसील भी जाननी है। मुझे पता है आपके ऊपर भी रगड़ा आया था। पहले तो ये बता दें कि आप उसको यौम स्याह मानते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते? बड़ा क्लियर आंसर, इफ्स एंड बट्स के बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब देखें, जो कुछ 9 मई को हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और जैसे इमरान इस्माइल साहब ने कहा, हर जी शूर पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करता है। लेकिन
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें कोई रोल था, ये कोर्ट्स ने डिटर्मिन करना है। अभी उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि जी उनकी ऑडियोज़ आई, उनको मकामात का बताया गया, क्या हमने एहतजाज किया? बिल्कुल हमने एहतजाज किया। क्या हमने प्रोटेस्ट किया लीगली और पीसफुली? बिल्कुल आप किया। खुद भी उसकी मजम्मत करते हैं 9 मई की? बिल्कुल करते हैं, आप खुद लेकिन मजम्मत हम करते तो कहते हैं ज़ैन कुरैशी मजम्मत करते हैं 100% करते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना कभी पहले किसी तनसीबात के अंदर घुसने की कोशिश की है, ना आप पहले क्या कभी मुकदमा जलाओ घिराव किया है। 9 मई का आपके ऊपर मैं उस पर भी आता हूँ, मैं सिर्फ इनकी 2-3 बातों का वो कर रहा हूँ। वो अब उज़मा बहन है मेरी, वो कहती है कि जी इन्होंने एतराफ़ नहीं किया। कौन इस मुल्क में एतराफ़ करता है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हुए हुए हैं, उनकी तो कन्विक्शन ओवरटर्न हुई है ना। क्या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी अपनी कन्विक्शंस के बाद एतराफ़ किया कि हाँ मैंने जो किया था गलत किया? क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की कन्विक्शन ट्रांसपेरेंट थी? जो भी थे तो कोर्ट का फैसला है ना। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मियां साहब कन्विक्ट हुए थे। वो एक वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक टर्म थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो कहा करती थी कैंगरू कोर्ट्स। तो ऐसे ही ये बात फैसले कैंगरू कोर्ट्स के होते हैं। बात ये बिल्कुल नवाज होती है शरीफ और वाला नहीं फैसला होना भी चाहिए। वही था। आपको पता, मैं तो ऑन पब्लिक रिकॉर्ड हैविंग सेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने लीगल सिस्टम को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल वेपनाइज्ड टूल की तरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बात जो कर रहा हूँ वो मैं इनकी जवाब दे रहा हूँ। वो कह रही है कि जी मुराद सईद साहब को आज आपने सेनेट की टिकट दे दी है। भाई अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट होकर वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिल सकता है, एक कन्विक्टेड फेलन को एयरपोर्ट पर जाकर उसके बायोमेट्रिक्स हो सकते हैं, तो मुराद सईद तो एक बुनियादी सा कानून है ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आपने मुराद सईद को अभी तक कन्विक्ट तो नहीं किया किसी चीज़ में, आपने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। ये कह रही है साल से ऊपर चला गया, तो बदकिस्मती ये है कि साल से ऊपर हो गया और अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आ सका। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर एज वज़ीर आज़म ये कहा कि जी 9 मई के वाक़यात में जो बंदे गलत मुलव्वस हुए हुए हैं उनका कम अज़ कम हम चाहेंगे कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जिसने कोई गलती की है उसको ज़रूर कैफर किरदार पहुँचाना चाहिए। लेकिन हज़ारों ऐसे लोग हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो आज जेलों के अंदर पड़े हैं, साल होने को आया है, कोई फैसला नहीं। पहले आप बताएं आपके ऊपर कोई दहशत गर्दी के कौन कौन से पर्चे? मेरी बात, मैं आज अच्छा, लाइव प्रोग्राम में इतना बड़ा दहशत गर्द बिठाए हुए, अल्लाह खैर करे, कौन कौन से मुकदमा? मैं आपको आज बताता हूं कि 9 मई को, आपके भी इल्म में है, मैं कराची आगा खान अस्पताल में था। मेरी वालदा का इलाज, उसी दिन मेरी वालदा की सर्जरी हुई थी और मेरे वालिद मखदूम शाह कुरैशी साहब भी और मैं भी। हम किसी प्रोटेस्ट में नहीं हैं, हम किसी जलाओ घिराव में नहीं है, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ऊपर जो है 6 मुकदमे पहले थे 780A के, और 13 मुकदमों में मुझे 3 दिन पहले फिर अरेस्ट वारंट मेरे जारी हुए। और उसमें नोयत क्या क्या किया आपने? कहाँ हमला किया? उसके अंदर तो सर कोई 23 चार्जेस हैं, मोबाइल चोरी से लेके दहशतगर्दी तक हर चीज मेरे ऊपर। हमला कहाँ डाला हुआ ये बताएं, मोबाइल चोरी छोड़े। 12 केस, अब ये जो नए हैं उसमें 12 केस जो है पिंडी के हैं, और एक पिंडी में कौन कौन सा? जीएचक्यू भी है? जीएचक्यू शामिल, और एक फैसलाबाद का जो हमारा आईएसआई हेडक्वार्टर का केस। आपने उसी दिन फैसलाबाद में आईएसआई के ऑफिस को भी अटैक किया और जीएचक्यू को भी अटैक किया? मैंने उसी दिन आईएसआई के ऑफिस को भी अटैक किया, उसी दिन मैंने जीएच को भी अटैक किया, उसी दिन मैंने जिना हाउस को लाहौर में भी अटैक किया, उस केस में भी मुलविस हूं, और उसी दिन मैंने मुल्तान में भी अटैक किया। मोस्ट वांटेड तो मेरे पास बैठे हुए हैं, तो एक ही दिन में अज़मा की जो गवर्नमेंट है, अज़मा की हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर रेड करे इस वक्त। ना उनको आइडियाज है, कोई पता नहीं वो किसी को भेज रहे थे। तो कहने का मतलब है फिर जाकर पेशावर हाईकोर्ट से जाकर मुझे इंटरिम बेल करानी पड़ी और वो सारा करना पड़ा। पेशावर हाईकोर्ट क्यों गए? आपके मुकदमात अगर लाहौर या इस्लामाबाद में, तो इधर क्यों नहीं आया? क्योंकि इधर मैं आ नहीं सकता था, वो रेस्पॉन्स इशू हो गए थे ना, तो फिर ऑब्वियसली मुझे ऐसी जगह पर जाना पड़ा जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी कोई सिक्योरिटी जो है मिल जाएगी, और यहाँ तक मतलब कोर्ट तक जाना जो है ना आसान हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है वैसे, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आपसे चाहूँगा। अज़मा बीबी, ये पाकिस्तान में ये हालात नहीं पैदा होने चाहिए। आई विश के ना वो 9 मई वाला सानिया होता। सानिया है वो बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और ना ही उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के साथ हुआ, वो भी जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। देखिए, अभी तो आपने खुद सुन लिया ना, कुरैशी साहब ने जितनी इफ एंड बट्स के साथ मजम्मत की है, यही तो मैं कह रही हूँ। मुराद सईद इतना मासूम है, बड़े खुले अल्फाज में बेचारा है, कौन सा इसमें इफ एंड बट आपने सुना है? मुझे बात तो पूरी करने दे, ज़ैन में बात कर लूँ। जी जी बिल्कुल। मेरी गुजारिश ये है कि मजम्मत करते हैं, लेकिन ये कर दे, लेकिन वो फॉल्स ऑपरेशन था, लेकिन वो फलाना था, ये प्रॉब्लम है। मुराद सईद को किसने रोका हुआ है? मुराद सईद को बाहर ले आया ना, बहुत मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको छुपाते क्यों फिर रहे हैं? उसे कहे बाहर आ जाए, बाहर आके कानून के सामने सरेंडर कर दे। आखिर औरतें, बच्चे, दूसरे जिनका आपको आज ख्याल आ रहा है, वो इतने दिनों से जेल में है ना। मुराद सईद आसमान से उतरे, हमाद अजहर आसमान से उतरे, असलम वाले आसमान से उतरे कि उनको आपने छुपा के रखा हुआ, उनको आप बाहर नहीं आने देते। जब कुछ नहीं किया
तो बाहर ले आओ ना भाई उनको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैन की मेरा ख्याल है याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं उसको रिफ्रेश कर देती हूँ। प्यारे भाई, आप किसी बात में कभी नहीं घुसे, आप तो 2014 में भी घुस गए थे, आप पीटीवी के अंदर भी घुस गए थे, आपने इस्मत जुनेजो को ईंटें मार मार के मारा भी था, उस वक्त भी आपने थानों पर हमले किए थे, पार्लियामेंट पर हमला किया था। तो ये जो मासूमियत की जो आपकी वो जो है ना, ये पूरा पाकिस्तान देख चुका है। वो हर मौके के ऊपर आपको फसाद बर्पा करना है, हर मौके के ऊपर आपको लोगों के सर फाड़ने हैं, हर मौके के ऊपर कोई एहतजाज मजाल है जो ये आराम और सुकून से कर सकते हो। ये एक आपसे सवाल मैं भी इजाजत, मुझे भी इजाजत, एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। सवाल है मेरा आपसे, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मेरी एक इस्तदा है आपसे। आपने पीटीवी स्टेशन और पार्लियामान के ऊपर, पार्लियामान की दीवारें टूटी थी, पार्लियामेंट उस वक्त इन सेशन थी। मैं आज भी आपसे सदा करता हूँ, आज भी आपकी हुकूमत है, उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी। आप जो रियल मास्टरमाइंड्स थे 2014 के, जिन्होंने पीटीवी स्टेशन पे और पार्लियामान पे हमला किया था या करवाया था, उनको ओपन ट्रायल के जरिए सजा के अमल से गुजारें। आइंदा कभी 9 मई पाकिस्तान में नहीं सर, इसमें कौन ऐड करे? अज़मा बीबी कह रही है कि मेरी याददाश्त कमजोर है, अपनी भी याददाश्त हो रही है। मेरा भी सवाल ले लेना, मेरा भी सवाल, मुझे बात पूरी करने दें जैन। मेरा नहीं, आपका सवाल मैं बाद में लूंगी ना, पहले मुझे पहले जो एंकर के जिनके प्रोग्राम में हूँ, मुझे उनके सवाल का जवाब देना है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बीबी, आपका जवाब अधूरा रह गया था। मेरा सवाल यह था कि पीटीवी और पार्लियामान का हमला 2014 में अगर रियल कल्प्रेट्स उस वक्त तहकीक करके पकड़ लिए जाते तो 9 मई कभी ना होता पाकिस्तान में। आप दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब, और मैं समझती हूँ कि उस वक़्त जो हमारी हुकूमत थी उसको रवादारी और एक जो सियासी इंतकाम ना लेना और किसी को जो है वो नुकसान ना पहुँचाने की जो रिवायत है उसको छोड़ देना चाहिए था। जो जिसने किया था उसको उसकी सज़ा भुगतने देनी चाहिए थी। बाय द वे, ये केस चला था जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और वहाँ पर जो है इश्तिहारी भी हुए, इमरान खान साहब भी, सदर आरिफ अलवी जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे उस वक्त, और उसके बाद इश्तिहारी होते हुए वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, सदर बने, और उसके बाद वो केस चलता रहा और एंड पे जो है वो फिर उनकी हुकूमत में ही वो सेटल आउट हो गया। हैरत की बात यह है, ज़ैन कुरैशी साहब को वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस, वो कह रहे हैं कन्विक्ट हुए थे अदालत से, तो अदालत से ही वो बाइज़्ज़त बरी भी हुए हैं, वो ज़ैन कुरैशी साहब को नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर तो 9 मई के मामला है ना जिनके ऊपर इनके केस हुए। हम सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की मीटिंग अटेंड किया करते थे मलिक साहब, और हम पे गद्दारी और बगावत दोनों के मुकदमे जो है वो दायर किए जाते थे इनकी हुकूमत की तरफ से, और ये हमने नहीं इनके ऊपर मुकदमे दायर किए। ये 9 मई जो हुआ, ये बैठ के कह ले, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे ले, फॉल्स फ्लैग है। एजाज चौधरी साहब जो है एवी वो मतलब पागल थे, वो अपने बेटे को मुबारकबाद दे रहे थे, वो कह रहे थे हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने गमला तक नहीं छोड़ा, हम सब कुछ वहाँ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और वो यास्मीन राशिद साहब, एजाज साहब है कोई, उनसे पूछ रही थी कि बताएं अब क्या करें, अब यहीं बैठे कि वापस आ जाएं। तो ये मतलब अजीब बात यह है कि ये इन बातों को वाकई मीडिया पे सेटल डाउन नहीं होना, इनका फैसला अदालत के अंदर होना है। लेकिन जो लोग भागे हुए हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनको पेश करा देना और उनको साबित करा दे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब समेत ये जो बाकी इनकी पूरी लीडरशिप है, ये इफ एंड बट्स, आप इफ एंड बट्स ही देखेंगे। किसी को, यही तो मैंने शुरू में कहा था कि अभी तक किसी को इसके ऊपर ना नदामत है, ना कोई अपनी तस्दीक करना चाहता है। अभी भी हम शुरू करेंगे वो शानदाना गुलजार साहिबा, इमरान खान को कुछ हुआ पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा, अल्लाह माफी दे। कैसे नहीं बचेगा जी पाकिस्तान जो है वो सब हर चीज से ऊपर है। बहुत सारे लीडर आएंगे और चले जाएंगे इस मुल्क आगे चलाते हैं इसको। इमरान इस्माइल साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने कहा कि इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। क्या फ़ौज को बज़ाते खुद सियासत से अपनी थोड़ा सा फासला नहीं कर लेना चाहिए? इदारे का एक रोल है जिसकी वजह से पंजाब, पाकिस्तान के लोग, ख़ास तौर पर पंजाब का मैंने इसलिए नाम लिया कि ये पूरी बेल्ट थी जहाँ से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एसोसिएशन फ़ौज के साथ हमेशा वाबस्ता रहती है। तो उसमें क्रिटिकल इंजीनियरिंग वाला जब भी आंसर आएगा ना, तो वो सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। क्या वो लाइन फ़ौज को खुद ड्रॉ नहीं कर लेनी चाहिए, दूर नहीं हो जाना चाहिए? हुकूमत बनती है, गिरती है, ये उनका काम नहीं होना चाहिए। एज ए स्टेट इंस्टीट्यूशन उनका रोल है हुकूमत को सपोर्ट करना, वहाँ तक तो रहे, उससे ज़्यादा नहीं। आइडियली तो जाहिर है कि बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन तो यही है कि सियासतदान जो है वो ख़ुद एक दूसरे से भी निपटें और मुल्क के जो मसाइल हैं, माली हालात हैं या डिफरेंट चीज़ें, उनसे भी निपटें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है नदीम साहब। मैंने तो कभी ऐसा होता नहीं देखा। कोई हुकूमत एक मुझे बता दें, इवन आज की हुकूमत मुझे बता दें कि बग़ैर इदारों की तरफ देखे वो चले।
एक कदम नहीं चल सकते। ये आज जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि जी वो मफरूर है, वो भागा हुआ फलाना है, तो ये हुकूमत, आधी हुकूमत तो मफरूरों पे कायम है। वो हुसैन नवाज भी आ गए, हसन नवाज भी आ गए, पहले मफरूर थे, आते साथ ही कोर्ट ने उनको माफ़ कर दिया। तो कोर्टों के भी अजीब मामलात और हालात चल रहे हैं कि जहाँ पावर होता है वहाँ पे उनको फेवरेबल जजमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पावर नहीं होता वहाँ पे वो जजमेंट डिफरेंट आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी तो हमें देखनी पड़ेंगी। अब हम एक अजीब सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। हमने अपने कभी भी माजी से सबक नहीं सीखा, किसी ने भी। मामला ख़राब बिगड़े, ज़रा बात बिगड़ी तो लंदन चले गए, 4 साल 5 साल वहाँ बैठ गए, कभी इलाज का कह के चले गए, कभी किसी बहाने से चले गए। यहाँ कोर्टों को किसने फेस किया? कोई भी फेस नहीं करता। सब आगे पीछे होने लगते हैं कि जी मैं भाग जाऊँ, मैं बच जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, नीवे नीवे थे होले होले जो उड़ाई जाए जहाज़ को। तो वो उस तरह से तो नहीं मामला चलेंगे। हमें इमरान साहब, जब ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को, मरियम को, मिफ्ता इस्माइल को, शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा साद को, इन सारे लोगों को जेलों में डाला गया था, या राना सनाउल्लाह पे वो 25 किलो के 15 किलो हीरोइन निकलाई थी, वो मुकदमात किसने बनाए थे? इमरान खान ने बनाए थे या किसी और ने बनाए थे? नहीं, मैं इसका तो आपको नहीं मैं कह सकता कि किसने मुकदमात बनाए थे, लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये सियासतदानों के ऊपर इस तरह के मुकदमात बनना कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से होता रहा है। कभी लेकिन क्या ये दुरुस्त बात है, या कहा जाए कि ठीक है बनते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, या गलत रविश है, इसको कभी तो करेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है। ये पावर का गलत इस्तेमाल है, ये गलत तरीक़ाकार है। ये हम आने वाली नस्लों को गलत चीज़ सिखा के जा रहे हैं। जो पिछली नस्लों ने हमें सिखाया वो हम अब खुद करने के बाद दूसरों को सिखाने जा रहे हैं। हमने अपने पाकिस्तान को अगर सही करना है तो हमने अपने तमाम इदारों को मजबूत करना है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग हमारी डिफरेंट जो इदारे हैं, हमारे अस्करी इदारे हों या कोई और, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। अगर हम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे और हम जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून रखेंगे, जैसा पंजाब में आज हो रहा है, हम देख रहे हैं ना, उस्मा कारदार की ज्वेलरी चोरी हो गई, उन्होंने वो पुलिस को बुला के पिटवा दिया जस्ट बिकॉज शी हैड पावर। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, वो औरतें कह रही हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि उनको बरना करके तलाशी ली गई। ये कोई तरीक़ाकार है? जंगल का कानून है। आप देखें आज एचएसएन कॉलेज में क्या किया इन्होंने। आज एचएसएन कॉलेज में उन्होंने, वो साहब बहादुर ने जो है फीस माफ़ कर दी अपने मिनिस्टर की, आज चीमा साहब के बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी, प्रिंसिपल रिज़ाइन कर गया उसके ऊपर। कोई इदारा हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हम आज भी उसी रविश पे, उसी नहज पे चलने के लिए तैयार हैं कि मेरे पावर है, मैं बादशाह हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरे पास अब पावर आ गई। इनमें से वैसे कोई चीज़ काबिल कबूल महज़्ज़ब माशरों में होती नहीं है। अगर कोई जमहूरी मुल्क होता है ना, तो अब तक तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। अगर यूरोप की मिसालें देते हैं ना, यूके की मिसालें देते हैं, तो यूके में प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाता है ऐसे स्कैंडल के आने। ज़ैन कुरैशी, एक इशू जो पाकिस्तान में तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कम से कम इंटरफेयर तो करें। एक इदारा है एचएसएन जो हमारा एक अच्छा इदारा है, वो इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है, कम से कम इंटरफेयर तो करें। क्या हो गया? हज चीमा साहब के अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, या क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उनको माफ़ करानी है? वो उन्होंने, गवर्नर साहब ने उठा के माफ़ कर दी। मैं भी गवर्नर रहा हूँ, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जितने वाइस चांसलर थे, आप किसी को बुला के आपको मौका नहीं मिला एचएसएन की माफ़ करने का, नहीं तो आपको भी दरखास्त आ जाती, नहीं तो आपको भी दरखास्त आ जाती। मैं इस पे सर बाद जरूर करूंगा अपना सवाल करने से। ज़ैन, आपसे सवाल जो है वो थोड़ा सा प्रोग्राम के आगे हिस्सा चल पड़ा है, थोड़ा रह गया टाइम। फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी खबरें आ रही हैं। हम जमहूरियत तो लाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जाने से पहले मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा आप कह लें 2 लाइनें फिर। बतौर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ एचएसएन कॉलेज के, और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि माइकल टॉमसन जो है वो एचएसएन कॉलेज की तारीख में, अगर कोई आप 3 बेहतरीन प्रिंसिपल्स का नाम लेंगे ना, तो यकीनन उनमें से इनका नाम होगा। और ये इन्होंने पहले भी ये खदशात जाहिर किए कि जी बहुत सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का वो स्कूल है जो पाकिस्तान की क्रीम पैदा करता है, जो पाकिस्तान गवर्नर साहब का कमाल देखें ना, उन्होंने कहा उसकी तनख्वाह देते से इन्वेस्टिगेट कराएंगे। कमाल है गवर्नर का भी, कमाल किया। अब नुकसान किसका हुआ? नुकसान एचएसएन कॉलेज का हुआ, नुकसान पाकिस्तान का हुआ है कि हम एक ऐसे प्रिंसिपल से जिसने पूरे स्कूल को बदल दिया है। मैं अब आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं है आपको बताने पर उसने क्या क्या किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की सर सारी जो बातें हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। मैंने बोला ये, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं आपको आपके प्रोग्राम पे कैटेगोरिकली बबांगे दोहल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एमएनए और एमपीएस हैं वो आग का दरिया अबूर करके आज एमएनए बने हैं। इमरान खान के वोट पे, इमरान खान के नाम पे बने। क्या पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं है? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं।
हाल ही में पंजाब में इलेक्शन हुआ है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। पंजाब के अंदर हमें 4 वोट एक्स्ट्रा पड़े थे डिप्टी स्पीकर के ऊपर। शेर अफजल मरवत ने ये क्यों कहा है कि 40 लोग? ये इसका तो जवाब वो खुद बेहतर दे सकते हैं, लेकिन वो मैं कहते हैं आपको 20 बता का रहा तो हूं, एक पूरा ब्लॉक है, बाकी वो टुकड़े हैं, उन्होंने कहा 5 5 10 मैं 10 आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ ना, और वसूख से और बता रहा हूं। आज कोई अताउल्लाह फोर्थ तारड़ ने ब्लॉक भी नहीं कहा है, कोई फोर्थ ब्लॉक नहीं है। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का पूरा वोट हमें सेनेट में पड़ेगा और इंशाल्लाह एक भी तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं टूटेगा। आजमा आप बताइए, आज अताउल्लाह तारड़ ने भी इसके ऊपर बयान दिया है, कितने लोग हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं पीटीआई के? देखिए, पहले तो मैं HSN के हवाले से ज़रूर बात करना चाहती हूँ। मज़े की बात यह है कि जिन्होंने इस मुल्क के तालीमी सिस्टम की तबाही कर दी, जिन्होंने एक करिकुलम लाना था, जिन्होंने गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या क्या बना लेना था, वो आज हमें बता रहे हैं कि तालीम कैसे, हमें कैसे तालीम जो है वो आगे चलानी है। जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक है, जो प्रिंसिपल साहब हैं, बाय द वे, वो लास्ट अगस्त में जो है वो जाने के बारे में बता चुके हैं कि वो मज़ीद काम नहीं करना चाहते, और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, जो यानी पिछली गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ही वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे, और बाय द वे उनकी टर्म वैसे ही अगले महीने पूरी हो रही थी। सो ये इस बात को एक इशू बनाना और ये कहना कि जी वो हमारी वजह से जा रहे हैं, वो वैसे ही जा रहे थे और वो जाना चाहते थे। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ। देखिए बात फॉरवर्ड ब्लॉक फॉरवर्ड का जॉब देखिए, बोर्ड उनको नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, ये मलिक साहब, ये बहुत गलत तरीका है, हमने उनको ये बहुत गलत तरीका है। मैं तो बोर्ड का मेंबर था ना, ये तो बाहर बैठ के बातें कर रही है। आई वाज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, मुझे तो पता है क्या हुआ था। हमने उनको कन्विंस किया था। सैयद बाबर अली साहब के नीचे एक टीम बनी थी, उसमें अली सलमान साहब थे, उसमें मैं था, उसमें दीगर लोग थे, खालिद मिसबा रहमान थे। आप इनसे बात कर लीजिए फिर मलिक साहब, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? मेरी बात में ही इज इंटरप्टिंग और वो बार-बार इंटरप्ट कर रहा है। अगर वो बैठे हैं, नहीं, ये गलत बात है। अगर वो स्टूडियोज में है, उसका ये मतलब है ये स्टूडियो में है, इनको ये प्रिविलेज है कि ये किसी और को बात नहीं करने देंगे। फिर मैं इनकी बारी में मैं इनको बात नहीं करने दूंगी, फिर क्या करेंगे? ये गलत बात है। हमें बारी बारी थोड़ा सा मिचोड़ हो जाना चाहिए, एक दूसरे की बात के ऊपर हौसले से बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा ग्रो अपनाओ। जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, देखिए इनके, मैं अब क्या ही कहूं, हमें तो हमारे स्पीकर को 8 वोट ज्यादा पड़े थे, वो कहां से आए थे? फिर अजीब बात यह है कि हम किसी फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते। इनके लोग खुद इनकी फितना फसाद पार्टी से अगर दूर जाना चाहते हैं, वो तो पार्टी नहीं है। वो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो बनाई थी इन्होंने, वो भी पार्टी नहीं रही। इनकी फेवरेट जो पेशावर हाई कोर्ट है, उसने भी कह दिया कि ये पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी, ये जो जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक कितने लोगों पर मुश्तमिल है पंजाब में? वो आजाद उम्मीदवार है। नहीं, मुझे नहीं मालूम जी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग पे मुश्तमिल है फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या एग्जिस्ट करता है? क्या पीटीआई पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जिस्ट करता है? पीटीआई है ही नहीं ना मलिक साहब, अब कमाल कर रहे हैं। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, पीटीआई तो है ही नहीं भाई। वो आजाद उम्मीदवारों का एक जो है वो ग्रुप है। अब वो आजाद उम्मीदवार किस तरफ, कहां, किस ग्रुप में जाते हैं, हमें क्या पता, ये तो उनकी मर्जी है। हमारा जो है वो इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अब वो आजाद है, इनकी पेशावर हाई कोर्ट फेवरेट ने भी कह दिया है कि वो आजाद हैं और आजाद अपना फैसला कर सकते हैं। इसमें हम, मुझसे क्या पूछेंगे आप? क्या वो उनकी हैसियत आजाद वाली है? ठीक कह रही हूं, उनसे क्या पूछेंगे ना, उनका इनसे कोई लेना देना था। क्या उनकी हैसियत आजाद वाली है? पंजाब वाले जो अरकान है, उनकी हैसियत आजाद है, इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है। एसएससी के मेंबर्स हैं। आप देखिए, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आपने अब चले उसमें आप बात करें। बात यह है कि आपने खुद पहले फैसला कर लिया कि हम एसएससी के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूं कितना बुरा लगता है। इसलिए आप हमें बताना चाहती हूं कितना बुरा लगता है। जहां आपको सूट करता है वहां आप कहते हैं कि जो एसएससी के मेंबर्स हैं, जहां नहीं सूट करता वहां उनको आजाद कर देते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हम एक जमात का हिस्सा है, हमने उस जमात को ज्वाइन किया है, हम उस जमात के अंदर बैठे हैं। हमारा तशक्कुस है, हमें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया हुआ है, हमें पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट किया है, लाखों करोड़ों वोट लेके हम अवानों में आए हैं। तो इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। पार्टी नहीं है। हाँ, आपके कहने से भी नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया, आपकी मेजॉरिटी सारी दुनिया देख रही है। और मैं आपको सिखा रही हूं कि बीच में बात करते हैं तो कितना बुरा लगता है। आई होप आपको लेसन मिला होगा। आई होप आपको पूरा उसका वोट मिलेगा और सेनेट इलेक्शन में हमारा एक बंदा भी नहीं टूटेगा। इमरान इस्माइल साहब, आप बताइए, ये खल्फशार कहीं समेटना है तो समेटने के लिए 2-3 बड़ी जमातों को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। एक है नून लीग, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में है, और तीसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में है। अगर ये तीनों लीडरशिप दिखाएं तो सारे मसलों का हल मिल जाएगा, ना दिखाएं तो खल्फशार ख़त्म नहीं होगा। नदीम साहब, आप आज बातें तो बड़ी आइडियल ऐसी कर रहे हैं कि आइडियल बातें सारी आप कर रहे हैं कि ये तीनों अगर जमातें, बड़ी जमातें और भी अगर इसमें शामिल होना चाहें, वो मिल के बैठें और मसले का हल निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल आइडियल चीज़ है। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं है कि जो इस वक्त हम एटीट्यूड हुकूमत का देख रहे हैं और जो उज़्मा इस वक्त डिस्प्ले भी कर रही हैं टीवी पे कि वो किस कदर पावरफुल हैं और वो
किस तरह से वो कंडक्ट कर रही हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा कि कहीं पे कोई लचक या कोई चीज़। देखें, जो लचक या फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है ना, वो हुकूमत ने दिखानी है। हुकूमत ही बुला सकती है, बात कर सकती है, रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है। और अगर हुकूमत ही बेंडिंग बैकवर्ड्स है कि जी वो ये तो जमात ही नहीं है, इसको मैं मानता नहीं, उसको मैं सुनता नहीं, प्रोग्राम खत्म होने पे आ गया है, तो एक अगर वेरी क्विकली वेरी शॉर्ट आंसर, क्या इमरान इस्माइल वापस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जाएंगे या क्या करेंगे? यस नदीम साहब, अभी मैंने कुछ इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन देखें जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह फैसला ज़रूर कुछ करेंगे। तरजीह आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ होगी? उस्मा का कहका सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि ये पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में थी तो ये PMLN को गालियां देती थी, अब ये इधर आ गई तो उधर गालियां देती हैं, और कहका बड़े जोर का लगा। अपनी बात करें, मैंने तो आपको भी कहा कुछ नहीं, मेरे कहके पे आपको शर्मिंदगी हो गई, मेरे कहके पे शर्मिंदगी हो गई आपको। गुड टू सी यू। इमरान इस्माइल साहब, अज़मा बुखारी और ज़ैन कुरैशी साहब, आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।